सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और मैं एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ जीएमसी सिद्धार्थ नगर में। आज मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक के बारे में बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊँ और फाइनली मैं ये वीडियो बना। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो नहीं पसंद आने वाली है। उनको लगेगा कि ये हमें डिमोटिवेट करना चाह रहा है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है लोगों को डिमोटिवेट करने का। लेकिन जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, मुझे उस चीज़ को बतानी है। सो माई टॉपिक इज़ नीट यूजी इज़ ए ट्रैप। लगा ना मिर्ची? नीट यूजी इज़ ए ट्रैप। 25 लाख से ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ ट्रैप है। लगेगा मिर्ची? तो नीट यूजी एक ट्रैप है। नीट, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। लोग इसे नीट यूजी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ नीतू जी। नीतू जी जो हैं वो एक ट्रैप है। क्यों ट्रैप है, आज मैं इनको प्रूव करता हूँ कि बच्चे जो नीतू जी के प्यार में फंस जाते हैं और एक ट्रैप में, एक लूप में फंसे रहते हैं। आज मैं इसके बारे में इसको बताऊंगा। तो सबसे पहला, कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं कि ये जो कीड़ा है या ये जो नीतू जी या नीतू जी का प्यार है, वो कब से आया। तो कहानी की शुरुआत होती है जब आप 10th पास कर लेते हो। तो आपके घर वाले, आपके सोसाइटी वाले, आपके रिलेटिव्स, ठीक है, एक क्वेश्चंस रहता है कि क्या करना है फ्यूचर में। इधर ये आप फेस करते हैं 10th में या तो 12th में आप इसको फेस करते हैं। देन आफ्टर बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चों के अंदर क्या होता है, मैथ से होता है फोबिया। उनसे नहीं साइन कॉस थीटा, ये सब टैन थीटा, ये सब नहीं इनको समझा जाता, पढ़ा जाता। और वहीं पे बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये जो है उस एज में उसे पढ़ने पसंद करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मानते हैं उस चीज़ को। तो मेजॉरिटी बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं मैथ से बायोलॉजी पे और उनको ये चीज़ नहीं पता होती है, ये मैथ का जो फिनोमेना है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो फिज़िक्स आपको डराता है, उसके न्यूमेरिकल्स आपको डराते हैं, उसके फार्मूलाज आपको डराते हैं और उसमें वो सब कुछ अप्लाई होता है। ये ट्रैप शुरू होता है 10th से या 12th से। कहीं कहीं जो बच्चे या उनके घर वाले ज़्यादा अवेयर हैं, वो 10th से ही ये चीज़ को फॉलो कराते हैं और नहीं तो 12th से। अब डिसाइड ये होता है कि क्या करना है। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है तो लोग घर बैठे भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मेरे समय पे ऑफलाइन ही पॉपुलर सोर्स था इसके प्रिपरेशन के लिए। तो लोग या तो बड़े बड़े शहरों में, कोटा में, दिल्ली में, ठीक है, आसपास जो पॉपुलर उनके लोकेशंस होते हैं वहाँ पे जाते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो जब वो बच्चा ये ऑप्शन ले लेता है बायोलॉजी, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है और वो है मेरा बेटा अब डॉक्टर बनेगा। ठीक है, कोई नहीं बोलता है कि बायो लेने के बाद में कि मेरा बेटा फार्मा की दुकान, फार्मासिस्ट बनेगा या मेरा बेटा जो है नर्स बनेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। लेकिन क्या सब बताएंगे पेरेंट्स या रिलेटिव्स, क्या बताएंगे सोसाइटी में, डॉक्टर बनेगा। अब आता है दूसरा नंबर, वो है नंबर गेम का। हर साल जो बच्चे हैं नीट में, वो 2 से 3 लाख बच्चे बढ़ रहे होते हैं। जब मैं अपना नीट का एग्ज़ाम दे रहा था, मैं 2018 से ही पेपर दे रहा हूँ और उस समय जो पॉपुलेशन थी वो करीब 15 लाख 16 लाख थी। फिर वो बढ़ी, 18 लाख हुई और जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस टाइम पे भी 20 लाख के पास में थी। बट अभी क्या है, अभी 25 लाख प्लस हो गया है। तो ये हर साल जो है 1 से 2 लाख बच्चे जो हैं वो बढ़ते बढ़ते रहते हैं नीट यूजी के लिए। और सिलेक्शन कितनों का होना है? सिलेक्शन होना है सिर्फ 1%। क्योंकि जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं है या कोई कोटा नहीं है और एक जनरल कैंडिडेट है बच्चा, तो 20,000 तक होगी, तभी वो जा करके सीट उसको जा करके मिलेगी। लेकिन जो बचे कुचे सीट्स हैं, कहने के लिए कि हमारे पास 1 लाख सीट्स हैं मेडिकल के, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 40 to 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं और रिमेनिंग सीट्स प्राइवेट सीट्स हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस का आपको आइडिया तो है ही, करोड़ों रुपए लग जाते हैं और उनका तो ये बिज़नेस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको हर एक पॉइंट पे पैसे कमाना होता है। आप अटेंडेंस
आप अगर क्लास नहीं जा रहे हो तो अटेंडेंस का फ़ाइन लगाएंगे, दुनिया भर के फाइन्स लगाते हैं। तीसरा चीज़, कोचिंग का बिजनेस। कोचिंग, नीट के नाम पर कोचिंग सेंटर की जो इंडस्ट्री हो गई, पता है कितनी की हो गई है? 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री हो गई है नीट यूजी के नाम पे, कोचिंग सेंटर्स के नाम पे। अगर सिलेक्शन नहीं होता है किसी बच्चे का तो क्या बोलते हैं? ड्रॉप ले लो, इस बार ये वाला बैच ज्वाइन करो। वो लोग जानबूझ करके, जब आप 10th या 12th पास आउट करते हो, मेजॉरिटी जब 12th पास आउट करते हैं, तो ऐसे बैच में उनको ज्वाइनिंग दिलाते हैं जिनमें जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत कम होता है। वहाँ पे जो फैकल्टीज़ होती हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जो एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज़ होती हैं वो ड्रॉपर्स या रिपीटर बैच में, या उनके जो जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली बैच में होती हैं, वहाँ पे वो अपने फैकल्टीज़ को वो पढ़वाते हैं वहाँ पे। तो बच्चा क्या करता है, बच्चों को लगता है कि जो हमको पढ़ रहा है वही वही सब कुछ है, और वही सब वहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। किसी को किसी से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को पूरा लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो जो फैकल्टीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है पढ़ाने का, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो नए नए फैकल्टीज़ होते हैं उनको, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके बैच में डाल देते हैं। जैसे मैं जब कोटा में गया था, तो मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, उसमें जो बैच ज्वाइन किया मैं, तो उसमें जितनी फैकल्टीज़ आ रही थी, मुझे रेयरली कोई एक दो फैकल्टीज़ मिली थी जो कि अच्छी फैकल्टीज़ थी, एक्सपीरियंस थी, वो कई साल से वो पढ़ा रही थी वहाँ पे। लेकिन मेजॉरिटी जो फैकल्टी होती हैं वो आपके फ्रेशर्स होती हैं, वो 1 साल 2 साल से ही पढ़ाना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़, इतना ज़्यादा पढ़ा दो कि इनका सिलेक्शन ना हो। खास करके कोटा में मैंने ये देखा है कि बच्चे को, हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन उनको अपना ही पढ़ाना है, अपने मॉड्यूल्स पढ़ाने हैं, अपने किताबें रटवानी हैं। क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि उनका उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उनको पैसे कमाना है। कोई बच्चा इतना पढ़ ही नहीं सकता कि उसको रिटेन कर ले और जाकर के पेपर दे दे और उसका सिलेक्शन हो जाए। भाई, तुमको जाना है एक्स डायरेक्शन में, तुम जा रहे हो वाई डायरेक्शन में, सिलेक्शन कैसे होगा? ये उनका स्ट्रेटजी होता है, ताकि वो बच्चा अगले साल, ट्रस्ट तो बिल्डअप कर ही लेते हैं, और ट्रस्ट बिल्डअप होने की वजह से बच्चों को लगता है कि हाँ नहीं, मैं पढ़ूंगा इस बार और अच्छे से मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है कि ये इनकी स्ट्रेटजी होती है कि अगर एक बच्चा फ्रेशर्स वाला बैच ज्वाइन कर लेता है तो उनको चाहिए कि वो बच्चा फिर हमारे कोचिंग में आए, और वो इस ट्रैप में फंसता रहता है, क्योंकि जो कंटेंट देना चाहिए उस बैच में वो उसको मिलता नहीं है। वो परेशान हो जाता है, भाई जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ ना, फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो तुम? एक सो अब बात करने जा रहा हूँ नीट के पेपर के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में। नीट के पेपर पैटर्न का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि तुम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते नीट पेपर को। जब मैं 2018 में पहली बार गया था प्रिपरेशन करने के लिए, और मेरा अगले दिन माइनर पेपर था उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, रात में खबर आती है कि अब पेपर 2 बार होगा। मैं इतना खुश हो गया कि अब मुझे 2 बार पेपर देना है, लाइक 6-6 महीने में पेपर देना है, कि मैंने माइनर पेपर की प्रिपरेशन ही नहीं की और मैंने पेपर ऐसे ही जा करके दे दिया बिना तैयारी किए। फिर कभी पेपर पैटर्न बोलते हैं कि सीबीटी में होगा, ऑनलाइन होगा, कभी बोलते हैं पेन एंड पेपर मोड पे होगा, कभी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, कभी आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, कभी पेपर का पैटर्न इतना इजी बना दिए कि हर कोई करे जा रहा है, कभी इतना टफ बना दे रहे हैं जैसे इस साल हुआ कि किसी से नहीं बन रही, और कभी पेपर का पैटर्न ये हुआ कि अब नहीं, अब इनको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन नहीं करना, अब इनको 200 क्वेश्चन करना है 180 मिनट के अंदर, उसके अंदर से छांट के 180 करना है, या 200 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। इतने वेरिएशंस इस पेपर के अंदर आते हैं, भाई इंसान का दिमाग ख़राब हो जाएगा। इस ट्रेंड ही नहीं है ना, कोई ट्रेंड हो तो समझ में आए। अभी पिछले 3 साल से ट्रेंड था कि पेपर इजी आ रही है, इस साल वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। उसके पहले जब मैं आया था तो पहली बार 2019 में एनटीए आई थी, अब अपने हिसाब से पेपर बनाना शुरू किया,
तो इसका पैटर्न कोई मतलब फिक्स नहीं है, ये हमेशा आपको धोखा देगी। तुम सोचोगे कि इस तरीके से पढ़ के या उस तरीके के पैटर्न अगर कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर हमेशा ये म्यूटेट होता रहता है। अब आता है तुम्हारा पांचवा चीज़, मेंटल हेल्थ। सबसे बड़ी बात है ना कि तुमको हर दिन पढ़ाई करनी होती है, ठीक है, ऑनेस्ट रहना होता है खुद से जा करके। तो होता क्या है कि किसी बच्चे को सब कुछ समझ में नहीं आ पाता है। मान लो बायो समझ में आ रहा, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे करके वो ना चीज़ों को छोड़ता रहता है, वो उसके बैकलॉग बनते रहते हैं। और जैसे जैसे बैकलॉग बनते रहते हैं, वो उसका एक फोबिया हो जाता है। जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, रे ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर थे मेरे। और ना मैं खुद ही उस उस चीज़ को क्लियर कर पाया। मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहा, और एक समय ऐसा आ गया कि जैसे ही वो क्वेश्चन मुझे पेपर में दिखता, मैं उसको छोड़ देता। तो ये प्रोसेस होते होते होता क्या है, बच्चा ये प्रोसेस को अपना लेता है और करते करते कई सारे यूनिट्स को छोड़ देता है। मेजोरिटी ऑफ मतलब नंबर्स, मतलब मान लो कि इतने सेक्शन छोड़ दिया कि 50-60 नंबर उस सेक्शन से आने हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। फिर बच्चा क्या होता है, जब पेपर देखता है तो डिप्रेस हो जाता है, उसके मार्क्स नहीं बनते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि नीट यूजी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे बच्चा पढ़ाई करते समय डिप्रेस हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं लोग। पेपर के पहले, पेपर के बाद, और आंसर की रिलीज होने से पहले, और आंसर की रिलीज रिजल्ट होने के रिलीज होने के बाद, इन चारों पांचों इवेंट्स में सुसाइडल न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े कोचिंग सिटीज़ जो हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और एक ही चीज़ वो बोलते हैं कि सॉरी मम्मी और पापा, सॉरी डैडी, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, या मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। उनकी बस यही उनके अंदर से बस यही फीलिंग आती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं ये ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। भाई नीट यूजी जो है एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए तुम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम सोचो, अगर नीट नहीं है तो क्या ज़िंदगी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीट एक है सक्सेस के लिए, लेकिन नीट से बड़ी हमारी ज़िंदगी है, और ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक और हार्श रियलिटी पे, जो है कि जितने बच्चों को नीट मिल भी जाता है, नीट यूजी से सिलेक्शन मिल भी जाता है, वो बच्चे जो हैं नीट क्रैक कर लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पा गए, सपोज गवर्नमेंट कॉलेज पा गए, तो क्या, तो 5.5 साल की दिन रात की स्टडी, और उसमें भी लूप टेस्ट का, एग्ज़ाम्स का चलता रहेगा, पढ़ाई का, ओवर सिलेबस ओवरलोड का, हर साल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। दूसरी चीज़, इन 5 साल, 5.5 साल के अंदर आप अर्न नहीं कर रहे हो, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। कहाँ से? गवर्नमेंट से। आपके घर वाले ही आपको पैसे देंगे उस समय भी। तो आप तैयारी करने से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले भी घर पे ही डिपेंडेंट थे, और तैयारी करने के बाद, सीट लेने के बाद भी 4-5 साल, 5 साल, 6 साल आप डिपेंडेंट हो घर वालों पे, और करीब आप 10 साल तक घर वालों पे डिपेंडेंट हो, और एक ऐसे एज में आ जाते हो कि वो एज जो होता है दूसरों लोगों के लिए होता है कि वो खुद अर्न करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो अपने घर वालों को भी देते हैं। लेकिन आप इस एज में अभी भी उसी फेज में रहते हो कि घर वालों पे ही आप डिपेंडेंट हो। 5.5 साल रेट रेस से निकले बाहर, दूसरा रेट रेस है नीट पीजी। अब और भी ज़्यादा टफ सिलेबस, और भी बड़ा और डिफ़िकल्ट पेपर, एग्ज़ाम, ठीक है, वही सेम पैटर्न, साल में एक पेपर एक बार देना है, और फिर आपको पीजी करने का मौका मिलेगा, और पीजी की सीट्स तो बहुत ही कम है। तो सोचो कि इतने फिल्टर्ड होकर के जो नीट यूजी से डॉक्टर बने हैं, उसमें भी इतने ज़्यादा फिल्टर होंगे, तब जा कर के वो पीजी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये ट्रैप यूजी से शुरू हुआ, पीजी तक जाएगा, ये लूप चलता रहेगा, ये रैट रेस चलता रहेगा। तो इस चीज़ को समझो। और आज के इस एरा में
देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एन एमबीबीएस डॉक्टर। आपको स्पेशलिटी करनी पड़ेगी, आपको किसी ना किसी ब्रांच को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं एकदम लिखित बोलता हूँ। आज आप ही जाते होगे किसी को दिखाने डॉक्टर को, तो आप स्पेशलिस्ट को जाते हो। आपके हेयर फॉल हो रहे होंगे तो आप डर्मैट को दिखाओगे, ना कि एक एमबीबीएस को जाके दिखाओगे। आपके अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप कार्डियो के पास ही जाओगे। तो स्पेशलिटी ज़रूरी है। और इस पूरे जो प्रोसेस है ना, आपसे आपकी चीज़ें छिन जाती हैं। आपका समय, सबकी ज़िंदगी चल रही होगी दुनिया में, आप रोड से पे निकल जाओगे ना जब आप, तो देखोगे कि सबकी ज़िंदगी में इतना रश है, ये यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। ये मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में बस वही पढ़ाई है, वही लेक्चर थिएटर है, वही पोस्टिंग है, वही ड्यूटी है, और वही स्टडी है लाइब्रेरी के अंदर, और खाना है, सोना है, बस। एक ही रूम में, एक हॉस्टल में 5.5 साल आपकी ज़िंदगी कटनी है। और इस चीज़ में फिर से आप सैक्रिफाइस करोगे। का सैक्रिफाइस, आप अपने एज का सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप अपने मेंटल प्रेशर को बेयर कर रहे हो, और भी ज़्यादा मेंटल प्रेशर को बेयर कर रहे हो, मेंटल सेक्रीफाइस कर रहे हो। इसके अलावा आप देखे होंगे डॉक्टर्स के हेयर खत्म हो जाते हैं, इतना पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आप अपने हेयर को भी चले जा रहे हो, मतलब आप जवान से बुढ़े हो जाओगे। मेरे भी बहुत सारे हेयर लॉस हो गए, हो रखे हैं, इसमें दिख नहीं रहा है, बट मेरे भी हुए, हेयर लॉस हो रखे हैं। नीट के चक्कर में कोटा गया था, इतना ज़्यादा हेयर लॉस हुआ मेरा, इतने डेंस बाल थे, सब खत्म हो गए। फिर पीजी में 3 साल रेजिडेंस रेजिडेंट डॉक्टर की तैयारी, बीइंग ए रेजिडेंट डॉक्टर रहा, तैयारी किया। और एक्चुअल जो इंसान सीखता है, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक देखा है, वो अपने रेजिडेंसी लाइफ में ही सीखता है। और जो एक डॉक्टर बन के निकलता है वो भी रेजिडेंसी लाइफ के बाद ही निकलता है। सो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है 10th से, ठीक है, और वो जो बन के एक्चुअल में निकलता है वो होता है रेजिडेंसी के बाद में। सो आपकी जीवन के 10 से 14 साल ऐसे निकल जाएंगे जैसे राम जी ने वनवास में 14 साल बिताए थे, वैसे ही 14 साल का वनवास आपको भी काटना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, हमारा एमबीबीएस भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पता है आपको, इंटर्नशिप, जब पहली बार कमाने का मौका भी मिलता है तो कितना कमाने का मौका मिलता है, इतना इतना कम सरकार हमको स्टाइपेंड देती है। उससे ज़्यादा तो जो दिहाड़ी करने मजदूर जाता है वो कमा लेता है। एक हम लोग इतने साल से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और तब जा कर के जो गवर्नमेंट है वो हमको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये देती है सैलरी इंटर्नशिप के टाइम पे, इतना पढ़ने लिखने के बाद। भाई उससे ज़्यादा तो एक लेबर आज के ज़माने में कमा ले रहा है। यूपी के अंदर 12,000 है इंटर्नशिप। यूपी के अंदर जो लेबर होते हैं वो 500 रुपये कमा लेते हैं, दिन भर काम करेंगे 500 ले लेंगे, 15,000 तो वही कमा ले रहे हैं। और हम लोग भी तो डेली घिसते रहते हैं, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। कितना मिल रहा है इतने साल पढ़ने के बाद भी, कितना मिल रहा है? 12,400 रुपये। क्या ये वर्थ इट है? नहीं। इसके बाद एमबीबीएस कर लिया, तो अब हर जगह पे गवर्नमेंट ने बॉन्ड सिस्टम लागू कर दिया। जैसे मैं खुद 2 साल के बॉन्ड में हूँ, एमबीबीएस के बाद मुझे 2 साल का बॉन्ड है। या तो बॉन्ड 2 साल की सर्विस दीजिए, या तो आप 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जो है ना, अगर आपको रियलिटी में डॉक्टर बनना है, तो ये जॉब वाला प्रोफेशन नहीं है कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं जॉब कर लूँगा। ये प्रोफेशन जॉब के लिए नहीं है। जैसे बीटेक वगैरह में होता है कि जॉब के लिए होता है कि मतलब हम तैयारी कर, मतलब हम बीटेक कर लिए तो हम जॉब करेंगे। ये प्रोफेशन जॉब के लिए है ही नहीं भाई, ये जॉब के लिए नहीं है। अगर तुम एकदम पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए तभी इस फील्ड में आओ, नहीं तो अगर तुम दूसरे के ड्रीम्स को जी रहे हो या सोसाइटी के प्रेशर में जी रहे हो तो प्लीज़ इस प्रोफेशन को मत चुनो। तुम्हारे पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके 5 से ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं, 6 अटैम्प्ट, 7 अटैम्प्ट, 8 अटैम्प्ट हो गए हैं। इवन अभी भी मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो 10 साल, 11 साल, 15 साल, 10 10 साल, 15 15 साल के तैयारी के बाद यहाँ पे आते हैं। वो अपनी पूरी जवानी बिता दी हैं,
वो आते हैं, जानते हो कितने एज बाद? 30, 35, 33, 30, 30+, 35, 30 पे आते हैं। कोई मतलब है डॉक्टर बनने का? आप अपनी पूरी जवानी बिता दी हो इसी चीज़ के चक्कर में, कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ कि मैं उन सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अपने जिद पे अड़े हैं या ईगो पे लेके बैठे हैं कि नहीं मैं तैयारी करूँगा और सिलेक्शन लेके रहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेडिकल ऑप्शंस होते हैं और उस मुझे लगता है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आप अच्छा कर सकते हो आगे, ठीक है? जैसे आपके पास पैरामेडिकल, यू कैन जॉइन फॉर पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी कर सकते हो आप, बी फार्मा, डी फार्मा कर सकते हो, एमआर बन सकते हो। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस नहीं मिला तो बीएमएस कर लो, बीएचएमएस कर लो, बीपीटी कर लो। फिजियोथेरेपिस्ट का इस समय तो बहुत स्कोप चल रहा है फिजियोथेरेपी का। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो रिसेंट कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और वो है कि पेपर लीक। तो नीट यूजी का पेपर लीक कई जगह कई पेपर्स में आए, और लास्ट ईयर तो एकदम ही हो गया था कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि आप देखोगे कि जो AIR-1 है ना, वो 20 बच्चों से ज़्यादा AIR-1 आ रहे हैं आपके, 2-3 हज़ार रैंक 700 नंबर पे आ जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। और कई कई सेंटर्स पे देखा गया है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट जा करके पेपर दिए हैं। ऐसे मतलब दुनिया भर के पेपर लीक के मामले भी आते हैं कि टेलीग्राम पे पेपर मिल रहा है, या पेपर जो है पहले से डील बना रहे हैं कुछ लाख रुपए में, और वो जा करके हो रहे हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, ऑनेस्टी से जा रहा है पेपर देने, और वो डिज़र्विंग है, वो जेन्युइन है एक मेडिकल सीट के लिए, उससे उसकी सीट छीन ली जाती है पैसे दे करके। पैसों से उसकी सीट जो डिज़र्विंग थी, जो उसको मिलनी चाहिए थी, अब किसी और को मिलती है। तो ये एक चीज़ है जो रिसेंट के टाइम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, और ये चीज़ उतनी उभर के नहीं आती है क्योंकि गवर्नमेंट इसको छिपा लेती है। तो कुछ हम लोग कह भी नहीं सकते कि हाँ कहाँ या कितनी जगह पेपर लीक हुआ और कैसे लीक हुआ। हुआ लीक, ये तो पता है, लेकिन 25 लाख में कितने लाख बच्चे या कितने हज़ार बच्चे हैं जो पेपर लीक के थ्रू पेपर दिए हैं, ये नहीं पता है। तो ये एक आज के समय में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई है, और ये भी एक फैक्टर है जो नीट यूजी को एक ट्रैप बना रहा है। तो सबसे पहली बात, क्या ये तुम्हारा सपना है? इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर तुम कर लो। अगर तुम भी इस टाइप से गुजरे हो और ऐसे बच्चों को आप सच में बचाना चाहते हो, तो मेरी वीडियो प्लीज़ उनको तक शेयर करो, और ये जो मैंने जेन्युइन पॉइंट्स बोले हैं उनको उनके माइंड तक जाने दो। उनको ये बात बताओ जा करके कि ये रियलिटी है, क्योंकि लोगों को कुछ दिखता नहीं है, रियलिटी दिखती नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होनी है। बस उनको दिखता है नीट 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 नीट, उनकी ज़िंदगी नीट में ही अटकी पड़ी हुई है, लेकिन रियलिटी नहीं देख रहे हो तुम। तो इस चीज़ को भी देखो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना दबा के शेयर करो, और लोगों को ये रियलिटी बताओ कि क्या हार्श रियलिटी है नीट की, और क्यों नीट एक ट्रैप है। ओके, बाय।